देखिए हमारा सेकेंड लॉ चल रहा है। तो सेकेंड लॉ में हमने दो स्टेटमेंट पढ़ लिए हैं, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। ये तीनों के बारे में, तीन डिवाइस के बारे में पढ़े हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं इस क्लास में, जो तीनों डिवाइस के बारे में जो पढ़े हैं उसका एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि बेसिकली ये तीनों डिवाइस में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है। तो उसको एक पर्टिकुलर स्लाइड के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए आइए, तो हम लोग कंपैरिजन देख रहे हैं हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट इंजन के बारे में। तो देखिए हीट इंजन के बारे में हमने क्या जानते हैं कि हीट इंजन वो एक डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी या डिजायर वर्क बोलना चाहिए, डिजायर वर्क में वो कन्वर्ट कर सकता है। यानी मैकेनिकल एनर्जी को आगे हम अल्टरनेटर यूज करके इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर रेसिप्रोकेटिंग किसी चीज़ को अप डाउन करने में भी कर सकते हैं। तो पहले वो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और मैकेनिकल एनर्जी से फर्दर हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिजायर वर्क के लिए। तो यानी हीट इंजन क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया जो हीट इंजन को मैकेनिकल एनर्जी या यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू। तो ये हो गया हमारा हीट इंजन के बाद, हीट इंजन के बारे में। दूसरी चीज़ ये है कि जो हीट इंजन होता है, जब हम लोग अभी देखे थे, तो ये जो सेकेंड लॉ के केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है उसको ये फॉलो करता है। कौन? हीट इंजन। क्लियर है? और तीसरा, जो हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, 1 माइनस Q2/Q1। इसके पहले भी हमने देखा है कि W इक्वल टू इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, कितना वर्क आउटपुट मिला और उसके लिए हमने कितना वर्क इनपुट दिया। तो W/Q1 और W को अगर हम यहाँ इक्वेशन सॉल्व करके, तो हमारा अल्टीमेटली वो क्या आ रहा था, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। तो जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2/T1। और अगर ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, अगर ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन है तो इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 माइनस T2/T1, जहाँ टेम्परेचर कहाँ होता है, केल्विन में होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो यहाँ पे हम टेम्परेचर पुटअप करेंगे वो केल्विन में पुट करेंगे। क्लियर है? तो ये रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए हो गया इफिशियंसी, और ये एक जनरलाइज रिवर्सिबल एज वेल नॉन रिवर्सिबल के लिए ये हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है? तो ये रहा हमारा हीट इंजन के बारे में। अब हम लोग आते हैं हीट पंप के बारे में। तो देखिए हीट पंप क्या करता है, हीट पंप वो डिवाइस होता है जो किसी भी पर्टिकुलर स्पेस का या किसी बॉडी के टेम्परेचर को उसके सराउंडिंग टेम्परेचर से हाई लेवल पे रखने की कोशिश करता है। यानी जैसे विंटर में हम लोग हीट पंप का यूज करते हैं किसी रूम को क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, हीट पंप होता है। और अगर हम हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का बात करें तो दोनों का एक साथ अगर हम देखें तो देखिए हीट पंप हो गया कि एक पर्टिकुलर बॉडी या एक पर्टिकुलर स्पेस के टेम्परेचर को वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज्यादा पे रखने की कोशिश करता है। क्लियर है? वही रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि वो किसी बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम पे रखने की कोशिश करता है। तो अगर कम किसी बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग से कम पर अगर हम रखने की कोशिश करेंगे तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को जब हम यूज करेंगे ऐसा इस पर्पस के लिए, तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को हम लोग बोलेंगे रेफ्रिजरेटर। और जब सराउंडिंग टेम्परेचर से हायर एलिवेशन टेम्परेचर, हायर स्टेट पे अगर हमें उस टेम्परेचर उस बॉडी को रखना होगा तो उसके लिए हम लोग हीट पंप का यूज करते हैं। क्लियर है? और ये जो हीट पंप एज वेल एज रेफ्रिजरेटर होता है वो क्लॉसियस लॉ, जो क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, उसको ये फॉलो करते हैं ये दोनों पर्टिकुलर डिवाइस। क्लियर है? वो हमने देखा भी हुआ है। और दूसरा, अगर हम इसके परफॉर्मेंस का बात करें तो जो हीट पंप एज वेल एज सीओपी दोनों के परफॉर्मेंस को सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के टर्म्स में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जहां पे अगर हम हीट पंप का बात करें तो सीओपी हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम सीओपी का डेफिनेशन देखें तो ये होता है आपका डिजायर्ड वर्क डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। क्लियर है? तो डिजायर्ड वर्क हमारा क्या हो जाएगा, हीट पंप के केस में हमारा
Q2 कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हीट उस पर्टिकुलर स्पेस को या उस पर्टिकुलर बॉडी को दें ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हीट अप हो सके। तो यहाँ पे हीट पंप के केस में डिजायर वर्क Q2 हो जाएगा, जबकि रेफ्रिजरेटर के केस में हमारा डिजायर वर्क क्या हो जाएगा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट उस बॉडी से एक्सट्रैक्ट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कूल हो सके, तो वो हमारा Q1 हो जाएगा। तो अगर हम हीट पंप का बात करें तो हीट पंप का जो हमारा COP हो जाएगा वो Q2 डिवाइडेड बाई W नेट, और W नेट को हम Q2 माइनस Q1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो हमने देखा हुआ है। क्लियर है। और अगर हम इसका टेम्परेचर के टर्म्स में बात करें, क्लियर है, तो यहाँ पे लिखना ये सही नहीं रहेगा। अगर हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, लेकिन अगर वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल अगर हीट पंप है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T2 माइनस T1, जहाँ टेम्परेचर को हम किस में लिखेंगे, केल्विन में पुटअप करेंगे। क्लियर है। T2 अपॉन T2 माइनस T1, और यहाँ पे लिख लीजिएगा कि टेम्परेचर ऑलवेज पुट इन केल्विन। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में, सॉरी हीट पंप के बारे में। और अगर हम रेफ्रिजरेटर ऑफ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का बात करें तो यहाँ वो क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन W नेट या Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। और अगर हम ये जो पर्टिकुलर है वो रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए है, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, लोअर टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस बिटवीन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। क्लियर है। और एक चीज़ और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो ऐसा बोला जाता है कि ये फ्रिज कितने टन का है, क्लियर है, कितने टन का है, या AC कितने टन का है। क्लियर है। तो कभी कभी जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका यूनिट जो है वो टन में भी डिनोट किया जाता है। क्लियर है। तो अभी हम लोग समझते हैं एज ए इंजीनियर, हमें पता होना चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं कि इतने टन का है, 1.5 टन का है, कि 1 टन का है, कि 2 टन का AC है, या फिर हमारा ये क्या बोलना चाहिए, फ्रिज है, तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, अगर ये बोला जाता है कि 1 टन, जब हम रेफ्रिजरेशन का यूनिट बोल रहे हैं 1 टन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 टन मतलब कितने केजी होता है, 1000 केजी आइस को 24 घंटा में मेल्ट करने के लिए मेल्ट हुआ, तो वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको दिया गया, उसी को हम लोग बोलते हैं कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो जैसे देखिए, अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि 1 टन इक्वल टू क्या, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को अगर हम किलोवाट में, किलो जूल पर सेकेंड में, यानी किलोवाट किसका होता है, ये पर्टिकुलर जो है वो पावर का यूनिट होता है। तो अगर हम इसको पावर के टर्म्स में लिखने जाएं तो देखिए 1 टन मतलब कितना, 1000 केजी, और 1 केजी आइस को मेल्ट होने के लिए उसका कितना लेटेंट हीट की जरूरत होती है। तो अगर हम लोग ये लेटेंट हीट का बात करें कि जो आइस जो होता है वो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो उसको मेल्ट होने के लिए, 1 केजी आइस को मेल्ट होने के लिए 335 किलो जूल अमाउंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो गया, 1000 आइस को मेल्ट होने के लिए, मेल्ट 24 घंटे में जितना पावर की, मतलब कि जितना पावर की जरूरत पड़ेगी उसको बोलेंगे 1 टन। तो मतलब 1 टन मतलब 1000 केजी, और 1 केजी आइस का जो लेटेंट हीट होता है वो 335 किलो जूल होता है। तो मतलब 3000 इंटू 335 डिवाइडेड बाई 24 आवर, और 24 आवर तो अगर उसको हम लोग सेकेंड में लिखने की कोशिश करेंगे तो 24 इंटू 3600। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3.517 किलोवाट। मतलब अगर कहीं पे लिखा होगा कि रेफ्रिजरेशन का यूनिट 1 टन, तो इसका मतलब हुआ कि 3.517 किलोवाट के वो बराबर होने वाला है। तो अगर आप चाहें तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन या 1 टन जो लिखा है वो ये भी लिख सकते हैं कि 1000 आइस को मेल्ट होने के लिए, अगर वो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसको मेल्ट होने के लिए 24 घंटे में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी वो 1 टन के बराबर होगा। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आइस से हम लोग ने निकाला है उस पर्टिकुलर आइस के मेंटेन करने के लिए, नहीं तो वो हीट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो कितना अमाउंट, मतलब 1 टन आइस का 1 टन रेफ्रिजरेशन का मतलब यही हुआ कि कितना अमाउंट
ऑफ, अब ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आइस कूल होगा, मतलब कि मेल्ट होगा, तो वहाँ हमें ठंडक फील होगा कि नहीं। आइस जब हम हाथ पे रखते हैं तो आइस मेल्ट होता है, तो आइस मेल्ट होता है तो हमारे हीट के टेम्परेचर को वो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। तो हमारे हाथ का टेम्परेचर, ये हाथ का हीट कम होता है, इसलिए हमें ठंडक फील होता है। तो वैसे ही 1 टन आइस को मेल्ट होने में 24 घंटे में जितना, मतलब कि 24 घंटे टाइम में जितना अमाउंट, मतलब कि कैसे बोलना चाहिए एग्जैक्टली, तो 1 टन ऑफ आइस को 24 घंटे में मेल्ट होने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो 1 टन के बराबर है। तो 1000 लेटेंट हीट होता है जो आइस का होता है 335 किलो जूल पर केजी होता है 24 आवर इंटू 3600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 टन इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3.517 किलोवाट के बराबर आ जाएगा। किलोवाट मतलब क्या, किलो जूल पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये हमारा रहा हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेशन के बारे में। ये क्या कर रहा है, हमारा जो हीट इंजन है वो क्या कर रहा है, हीट इंजन को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बेस के ऊपर ये हीट पंप वर्क करता है और इसके परफॉर्मेंस को इफिशियंसी के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। और अगर टेम्परेचर के फॉर्म में अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो मतलब अल्टीमेटली वो रिवर्सिबल हीट इंजन है। अगर हीट पंप का बात करें तो ये जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर रखने की कोशिश करता है। और जबकि रेफ्रिजरेटर जो होता है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम पे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। और दोनों जो होता है वो क्लॉसियस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं और इनके परफॉर्मेंस को सीओपी के टर्म्स में डिनोट किया जाता है। क्लियर है। और एक चीज़ एक्स्ट्रा हमने ये भी देखा कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके कभी कभी मतलब कि यूनिट या किसी पर्टिकुलर अगर टर्म्स में, अगर मार्केट के टर्म्स में बात करें तो उसका जो यूनिट होता है वो 1 टन के फॉर्म में शो किया जाता है। तो 1 टन इक्वल टू 3.517 किलोवाट के बराबर होता है। यानी 1 टन आइस को 24 घंटे में जितना मेल्ट होने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्लियर है, अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो वो 1 टन के बराबर होगा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बराबर होगा। क्लियर है। तो ये तीनों के बीच में हमारा कंपैरिजन रहा। देखिए अब हम लोग देखते हैं एक नया कंसेप्ट कार्नोट साइकिल के बारे में। तो ये कार्नोट साइकिल क्या होता है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए ना कि रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल साइकिल के बारे में। तो ये जो रिवर्सिबल साइकिल जो होता है वो जनरली कार्नोट साइकिल को ही हम लोग रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। क्लियर है। तो ये देखिए कभी कभी एग्जाम में ये एज ए सिलेबस में तो मेंशन नहीं है लेकिन एग्जाम में कभी पूछ सकता है, इसलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए पहला बात कार्नोट साइकिल के लिए याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो कार्नोट साइकिल होता है यह एक हाइपोथेटिकल साइकिल है। हाइपोथेटिकल साइकिल मतलब क्या कि रियल में या प्रैक्टिकल में ऐसा साइकिल पॉसिबल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है। क्योंकि देखिए रिवर्सिबल रियल बताएं तो यूनिवर्स में ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि रिवर्सिबल प्रोसेस हो। लेकिन हम कंपेरिजन करने के लिए हम एक केस समझ लेते हैं कि अगर कुछ इस तरीके से होता तो हम इस तरीके से ज़्यादा इफ़िशियंट होते, तो वो एक हमने इमेजिन किया हुआ है। तो ये कार्नोट साइकिल भी एक इमेजिनरी साइकिल होता है, ये एक हाइपोथेटिकल साइकिल होता है जिसके सारे प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं। और ये जो कार्नोट साइकिल होता है बेसिकली 4 प्रोसेस से मिलकर बना होता है। 2 आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो अगर हम इस पीवी ग्राफ पे देखें तो ये वाला यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। तो प्रोसेस 2 3 और 4 1 जो होता है हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। क्लियर है। और इसी पे हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, मतलब कि प्रोसेस 2 से 3 जो कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है यहीं पे हम लोग साइकिल को हीट सप्लाई करते हैं। और जो प्रोसेस 4 से 1 होता है ये भी क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसके ऊपर हम लोग हीट को रिजेक्ट करते हैं।
और एक दो प्रोसेस और होता है 1 से 2 और 3 से 4। तो ये दोनों, ये जो 1 से 2 और 3 से 4 है, ये दोनों जो होता है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है। क्लियर है? इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि रिवर्सिबल आइडियाबैटिक में जो हमारा इंट्रोपी होता है वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल किस तरीके से वर्क करता है, प्रैक्टिकल साइकिल के फॉर्म में देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से होता है। एक सोर्स होता है जो कि T1 टेम्परेचर पे होता है, वहाँ से ये हीट को गेन करते हैं। अब ये हीट जो है वो हीट एक्सचेंजर के थ्रू जो भी यहाँ पे साइकिल में वाटर हो गया या कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो होता है, तो वहाँ से वो हीट मिलता है। मतलब सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमने हीट एक्सचेंजर के थ्रू, ये जो सर्कल में घूम रहा है कोई भी प्रोसेस है, वाटर ही मान लेते हैं, इस वाटर को हम लोग देते हैं। तो अब Q1 अमाउंट ऑफ हीट T1 सोर्स से वाटर को मिला। अब ये वाटर हीटअप होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, फिर इसको टरबाइन में एक्सपांड किया जाता है। टरबाइन में एक्सपांड करने के बाद देन अगेन हीट एक्सचेंजर के थ्रू, या इसको कंडेंसर भी आप समझ सकते हैं, कंडेंसर के थ्रू Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जो सिंक जो कि T2 टेम्परेचर पे है उसको रिलीज करता है। अब ये सिंक क्या हो सकता है? एटमॉस्फेयर हो सकता है, रिवर हो सकता है, सी हो सकता है, तो वहाँ पे इसने रिजेक्ट किया। देन यहाँ से जो एग्जॉस्ट हुआ वाटर उसको फिर पंप के थ्रू देन अगेन हम लोग इस पर्टिकुलर हीट रिजर्वायर मतलब हीट एक्सचेंजर में हम लोग ले आए, और वहाँ से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली होते रहता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर साइकिल का अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो जो इफिशियंसी होगा वो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। मतलब कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए, या ये बोल सकते हैं कि वर्क आउटपुट कितना हुआ, और अपॉन में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि कितना हमने हीट सप्लाई किया। अब देखिए ये Q1 माइनस Q2 भी कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो देखिए इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि साइक्लिक जो एक पर्टिकुलर साइकिल जो होता है उसमें हम लोग फर्स्ट लॉ से पढ़े हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ समेशन ऑफ Q इक्वल टू समेशन ऑफ W। इस पर्टिकुलर साइकिल में देखिए यहाँ पे हीट ऐड किया जा रहा है और यहाँ रिजेक्ट कर रहा है, तो समेशन ऑफ साइकिल क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, और समेशन ऑफ W क्या हो जाएगा, या इसको W नेट भी बोल सकते हैं, W टरबाइन माइनस W ऑफ पंप, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? W नेट बोलते हैं। तो इफिशियंसी क्या होता है कि नेट हमारा कितना वर्क आउटपुट ऑब्टेन हुआ और हमने कितना हीट सप्लाई किया। तो अगर मैं यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन अगर मैं मान लीजिए इफिशियंसी की बात करूँ तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? W नेट डिवाइडेड बाई कितना हमने हीट सप्लाई किया, और W नेट हमारा किसके बराबर है? WT माइनस WP, या इसको अगर हम हीट के टर्म्स में लिखें तो Q1 माइनस Q2। ये पॉजिटिव क्यों लिए? क्योंकि हीट को ऐड कर रहे हैं, जब भी हीट ऐड करते हैं तो पॉजिटिव होता है, हीट रिजेक्ट होता है तो माइनस होता है। तो समेशन ऑफ Q मतलब इस पूरे साइकिल में टोटल हीट कितना होने वाला, मतलब ट्रांसफर हो रहा है Q1 माइनस Q2, और टोटल वर्क कितना ऑब्टेन हो रहा है इस साइकिल में? WT टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क, और यही हमारा W नेट होता है। और इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल कितना नेट हमने वर्क प्रोड्यूस किया और कितना हीट सप्लाई किया। तो W नेट को अगर हम हीट के फॉर्म में लिखें तो ये लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 अपन Q1, और इसको फर्दर हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेम 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। क्लियर है? और क्योंकि ये एक रिवर्सिबल साइकिल है तो इसको हम लोग टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर। तो ये हमारा कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी हो जाएगी। जहाँ भी कार्नोट वर्ड आएगा इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो रिवर्सिबल साइकिल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है? तो ये हमारा कार्नोट साइकिल हो गया। अब इसके बाद कार्नोट ने दो प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, या कार्नोट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए ये दो थ्योरम को भी देख लेते हैं। पहला थ्योरम ये बोलता है कि अगर दो बॉडी जो दो टेम्परेचर जो लिमिट है, मान लीजिए कि TH एक हायर टेम्परेचर है और TL एक लोअर टेम्परेचर है, अगर इन दोनों टेम्परेचर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर मान लीजिए कि ये हीट एक्सचेंजर 1 है और हीट एक्सचेंजर 2 है, जो हीट इंजन 1 है और हीट इंजन 2 है, तो अगर मान लीजिए कि हीट इंजन 1 जो है अगर वो इरिवर्सिबल साइकिल है, जबकि इंजन 2 जो है, जो हीट इंजन 2 है वो रिवर्सिबल साइकिल है,
तो कार्नोट थ्योरम ये बोलता है कि हमेशा ये फाइंड आउट पाया गया है कि अगर दो सेम लिमिट के बीच में अगर एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल साइकिल अगर वर्क करते हैं तो हमेशा जो इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है कि इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल इज लेस देन इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर। मतलब कि अगर ये टेम्परेचर TH है और ये मतलब कि हायर टेम्परेचर है जिसको कि हम सोर्स का टेम्परेचर बोल रहे हैं, और एक सिंक का टेम्परेचर जिसको कि हम TL बोल रहे हैं, T लोअर। तो अगर इन दोनों लिमिट के बीच में दोनों का अगर टेम्परेचर सेम है, एक इरिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है और एक रिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है, तो दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर ये एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल वर्क कर रहा है तो हमेशा ये पाया गया है कि जो इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल होता है वो ज़्यादा होता है इफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। और अगर देखिए दोनों में हीट सप्लाई सेम हो रहा है तो हीट सप्लाई अल्टीमेटली इफिशिएंसी क्या होता है, W नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। अब दोनों केस में हीट सप्लाई सेम हो रहा है तो, और अगर इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल का ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो वर्क ऑब्टेन हमसे होने वाला है रिवर्सिबल साइकिल से वो भी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जो वर्क प्रोड्यूस होगा इरिवर्सिबल साइकिल से। क्लियर है? तो आपको पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल हीट इंजन वर्क कर रहा है तो हमेशा जो रिवर्सिबल इंजन होगा उसकी जो इफिशिएंसी होगी वो इरिवर्सिबल के कंपेयर में ज़्यादा होगी। और दूसरा जो स्टेटमेंट ये कार्नोट थ्योरम ये बोलता है कि अगर दो टेम्परेचर जो टेम्परेचर जो लिमिट है सोर्स का और सिंक का, अगर ये दोनों सेम है तो इसके बीच में मान लीजिए कि रिवर्सिबल साइकिल 1, रिवर्सिबल साइकिल 2, रिवर्सिबल साइकिल 2, मतलब कि n नंबर ऑफ या कितने भी 2 अलग अलग या 3 अलग अलग कितने भी टाइप का रिवर्सिबल साइकिल अगर काम कर रहे हैं तो उन सब का जो इफिशिएंसी होने वाला है वो सेम होने वाला है। मतलब कि दो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में रिवर्सिबल साइकिल अगर काम करते हैं तो उन सारे रिवर्सिबल साइकिल की इफिशिएंसी जो होता है वो सेम होता है। तो द इफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन द सेम रिजर्वायर आर सेम। मतलब अगर ये TH और TL दोनों के बीच में अगर मान लीजिए कि हीट इंजन 1 हीट इंजन 2 अगर दोनों रिवर्सिबल साइकिल हैं तो उस केस में हमारा जो इफिशिएंसी होने वाला है इन दोनों साइकिल का वो सेम होने वाला है। तो ये रहा हमारा कार्नोट थ्योरम। तो ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा। पहला स्टेटमेंट, पहला तो हमने कार्नोट से देखा जो 4 अलग अलग प्रोसेस से मिलकर बना हुआ होता है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, 2 रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। और ये जो कार्नोट साइकिल होता है वो रियल में एक हाइपोथेटिकल साइकिल होता है। मतलब साइकिल जो है वो एक इमेजिनरी साइकिल है। क्लियर है? और इसके बाद हमने ये देखा कि कार्नोट थ्योरम में दो है कि अगर दो सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अगर दो हीट इंजन वर्क कर रहे हैं तो हमेशा जो रिवर्सिबल का जो इफिशिएंसी होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। और दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में अलग अलग रिवर्सिबल अगर हीट इंजन वर्क कर रहे हैं तो उन सारे रिवर्सिबल हीट इंजन की जो इफिशिएंसी होती है वो सेम होने वाली है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हमारा क्लियर ही हो गया। और दूसरा, इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन 1 इज इक्वल टू इफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन 2। मतलब ये सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में अगर ये भी रिवर्सिबल इंजन है ये भी रिवर्सिबल इंजन है तो दोनों अगर ऑपरेट करें तो दोनों की इफिशिएंसी हमें सेम ऑब्टेन होगी या सेम मिलने वाली है। क्लियर है? ठीक है। सो ये हमारा कार्नोट थ्योरम और कार्नोट साइकिल रहा है। ठीक है।